साल 2020 पूरी दुनिया के साथ साथ भारत जिस समय कोरोना से जूझ रहा था, उस समय देश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला कोरोना से तो नहीं, लेकिन दशकों से बीमार पड़ी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। 29 जुलाई 2020 को लागू हुई नई शिक्षा नीति, जिसने शिक्षा को अधिक समग्र और व्यापक बनाने पर जोर दिया। इसे मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि बच्चों को रट्टू तोता और सीमित ज्ञान के फेर से बाहर निकालने की एक कोशिश की जानी थी, जिसमें पढ़ाई को सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा कला, संगीत, खेल, कौशल विकास और नैतिक शिक्षा से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई। अब तारीफ तो खूब हुई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस नीति के साथ ये थी कि इसे राज्यों में लागू कैसे किया जाए। देखिए, हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था की एक अपनी नीति होती है, जो राज्य सरकारें तय करती हैं या बदलती रहती हैं। चूंकि शिक्षा नीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना था, तो राज्यों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां चलती रहीं, अलग अलग राज्य इसमें इन्वॉल्व होते रहे, लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जिसने न सिर्फ इस नीति को ठीक से समझा, बल्कि सबसे पहले अपने बच्चों के लिए लागू भी कर दिया। राज्य था मध्य प्रदेश और उसके शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मोहन यादव, जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सरकार चलाते हुए 1 साल पूरा कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि उपाध्याय, BSTV देख रहे हैं आप, और मोहन सरकार के 1 साल पर ही हम बात कर रहे हैं कि 1 साल कितना कमाल। तो 1 साल हो गया है डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुए। आज सुनाएंगे आपको इस 1 साल के कुछ किस्से कि कैसे चुनाव जीतने के बाद जब मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायकों का फोटो सेशन हो रहा था, तो उसमें तीसरी पंक्ति में खड़े एक व्यक्ति के बारे में नियति कुछ और सोच चुकी थी। एक किस्सा उस कवायद का भी है जिसे पूरा करने में बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर ढेर हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस क्लीन स्वीप की आस भारतीय जनता पार्टी कई दशकों से मध्य प्रदेश में लगाए बैठी थी, उसे अपने पहले ही लोकसभा चुनाव की चुनौती में कुछ दिन का मुखिया बड़ी आसानी से पूरा कर देगा। एक किस्सा है उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज के 1982 में हुए छात्र संघ चुनावों का, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के लिए पर्चा भरते हुए उन हाथों को देखते हुए शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि कभी यही हाथ मध्य प्रदेश के लिए आने वाले करोड़ों के निवेश का स्वागत करेंगे। एक पिता के हाथों की भी कहानी है, जिसने अपने बेटे के सिर पर उन्हें फेरते हुए उसे सेवा करने के लिए संघ को समर्पित कर दिया था। और कहानी उस बेटे की भी है जिसके हाथों में 7 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, फिर भी अपने पिता के उन्हीं हाथों को थामकर अपने लिए जेब खर्च के पैसे मांग लेता है। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2023 की तारीख बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया था। भाजपा दफ्तर में जब सीएम मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, तो लगभग हर कोई हैरान रह गया। लेकिन 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था, क्योंकि सीएम मोहन के नेतृत्व में इस सरकार ने मध्य प्रदेश में कई बड़े और अभूतपूर्व फैसले लिए, जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और करते नजर आए। मोहन यादव के सामने चुनौतियां कई थीं, लेकिन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब तक ये साबित कर दिया है कि बीजेपी आला कमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा जनता के बीच भी हो रही है। शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में कई दशकों से नहीं हुए थे, 20 सालों में नहीं हुए थे, उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद सालों से चला आ रहा था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया।
दोनों राज्यों के बीच 25 सालों से चल रहा यह मुद्दा अब सुलझ चुका है। इसका मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। एक साल में सीएम मोहन यादव ने शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान से लेकर युवाओं तक पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर भी खूब फोकस किया, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा फोकस किया तो शायद गलत नहीं होगा। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि सरकार लगभग हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन करवा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स का आयोजन हो रहा है। इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, जबलपुर और अभी हाल ही में नर्मदापुरम जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश की ओर आने वाला है। उज्जैन से शुरू कर लेते हैं। उज्जैन में हुए उद्योग सम्मेलन में ही 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया था, जिससे यह अभियान पूरी तरह सफल माना गया। इसी तरह जबलपुर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़, ग्वालियर में 1,84,000 करोड़, सागर में 23,000 करोड़ रुपयों के प्रस्ताव के निवेश के प्रस्ताव आए। इसमें सागर के सुर्खी में खोले जाने वाला डेटा सेंटर और स्टील प्लांट जैसे काम भी शामिल हैं। रीवा के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी 31,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे, जबकि सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे पर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं, जिससे इस सरकार की उपयोगिता और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, जिन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्री इवेंट कहा जा रहा है, उनकी उपयोगिता समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। सीएम मोहन यादव ने इस मुद्दे पर खास फोकस किया। खास बात यह है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस पर फोकस दिखाया। ऐसे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठकर यह मुद्दा सुलझाने का प्रयास किया, उस पर फोकस किया, और उसका नतीजा ये रहा कि 20 साल पुराना ये विवाद सुलझ गया है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच एमओयू भी साइन हो गया है। पार्वती काली सिंध चंबल नदी की लिंकिंग परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना को भी फायदा होगा। लगभग 2094 गांवों में 6 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सीधे सीधे बढ़ जाएगी। सिंचाई की सुविधा के अलावा पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी प्रदेश में अब पर्याप्त पानी मिल पाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाते हुए किसानों और नागरिकों के हित में भी लगातार काम हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, उसकी कुछ बातें अब मैं आपको बताता हूं। खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का यह प्लान है कि खेती के साथ अगर पशुपालन को भी अब इन्वॉल्व करके चला जाए तो किसानों को दोगुना फायदा होगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने का प्लान बना चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक करारनामा भी हुआ है। प्रदेश का दुग्ध उत्पादन देश के दुग्ध उत्पादन का तकरीबन 9% है, जिसे सरकार बढ़ाकर 20% करने का प्रयास कर रही है। आप सोच सकते हैं कि इतने सालों में, इतने वर्षों में जो प्रदेश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से संचालित होता है, वहां पर पशुपालक 9% दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं पूरे देश के दुग्ध उत्पादन का। लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, जिसका लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है, तो इससे कितना फायदा किसानों को होगा, पशुपालकों को होगा और ग्रामीण क्षेत्रों की जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है वो कितनी बेहतर हो जाएगी, शायद दोगुनी से भी ज्यादा। अब इस 9% को 20% बढ़ाने से होगा क्या? किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। प्रदेश में किसानों के हित में साइबर तहसील की व्यवस्था भी शुरू की गई है, जो कि
देश में अनूठी है। यह पहली बार है कि किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साइबर तहसील की व्यवस्था को शुरू किया गया है। यह तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है। अब सरकार का फोकस किस तरह टॉप टू बॉटम नजर आता है, उसकी वानगी आप समझिए। मध्य प्रदेश में रीवा एयरपोर्ट का हाल ही में उद्घाटन हुआ। कई नगरों से भोपाल तक सस्ती हवाई सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं प्रदेश सरकार के द्वारा। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस भी शुरू की गई है, जो कि गंभीर रोगियों को एयरलिफ्ट कर बड़े चिकित्सा संस्थानों में पहुंचाने का काम करती है। अभी तक आपने इस तरह की चीजें विदेशों में देखी होंगी या देश के कुछ बड़े शहरों में या ऐसे ठीक ठाक हिस्सों में देखी होंगी, जहां पर हवाई सुविधाएं प्रचुर रूप से उपलब्ध हैं कि कोई बीमार हो गया और उसे किसी ठीक अस्पताल में पहुंचाना है बेहतर इलाज के लिए, तो उसे एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचाई जाए। लेकिन आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यह सुविधा कैसे मुहैया कराई जा सके, इस पर भी सरकार का फोकस है। तो अब आप सोचिए कि सामान्य लोगों के लिए भी अगर एयरलिफ्ट की सुविधा मिल जाती है तो लोगों की जान बचाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्य ही नहीं, पशुओं के लिए भी अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यह भी एक बड़ा रोचक पहलू देखने को मिला। सरकार न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी किस तरह से काम कर रही है। दो पहलू हो गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गौ संवर्धन है, पशुओं का संवर्धन है, उसके लिए सरकार अलग कोशिश कर रही है। इसके अलावा पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है और इसके लिए भी तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक स्नान व्यवस्था से जुड़े काम हो रहे हैं। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का घर है, उनका गृह क्षेत्र है, उस पर उसके विकास के लिए सीएम का विशेष फोकस भी नजर आता है। लेकिन सिंहस्थ एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जिसे सफल बनाना हर समय की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। 3 साल पहले से ही ये काम शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार का जो लक्ष्य है वो वहां पर आने वाले तीर्थयात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का है। धार्मिक पहलू की हम बात कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों को श्री कृष्ण पाथे के माध्यम से सीएम मोहन यादव विशेष स्थान दे रहे हैं। 3 प्रमुख स्थान हैं मध्य प्रदेश में जहां पर श्री कृष्ण ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय बिताए हैं या महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी यहां पर घटित हुई हैं। शिक्षा, विवाह और सुदर्शन चक्र का मिलना, ये तीनों ही जगहें विशेष रूप से विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा प्रमुख मंदिरों के पुनर्विकास के लिए भी सरकार योजना बना चुकी है, जिन पर काम हो रहा है। अब कुछ ऐसे फैसले जिनकी चर्चा खूब हुई। महिलाओं को 35% आरक्षण देने का मोहन सरकार का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले के तहत अब मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण मिलेगा। इसी तरह मोहन सरकार ने कोयला आवंटन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार से 41,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को स्वीकृति दिलाने में सफल रहे। इससे मध्य प्रदेश में 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है, जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रदेश में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी मोहन सरकार ने किया है, जिसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिनको लेने में इसके पहले की सरकारें थोड़ा सा हिचकती थी, क्योंकि वो फैसले उन्हीं के द्वारा लिए गए थे और उन्हें पलटना शायद उनके लिए चुनौती होता कि चर्चा कहीं ये ना चल जाए कि आप ही ने फैसला लिया था, अब आप ही इसे बदल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। कुछ ऐसे ही फैसले लिए, जैसे बीआरटीएस कॉरिडोर को हटवाना, सीपीए को बहाल करना, राज्य परिवहन निगम को फिर से शुरू करना। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो दशकों से लंबित पड़े हुए थे, जिन पर कोई बात नहीं हो रही थी, जिन्हें अपनाने में, जिन्हें मानने में शायद थोड़ी सी हिचक हुआ करती होगी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती और फैसले लेने की दूरदर्शिता जिसे कहें, वो अगर गलत नहीं होगा तो उनके नतीजे कुछ इसी तरह से सामने आ रहे हैं।
सख्ती का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन अफसरशाही को लेकर भी सख्त दिखे। किसी भी प्रशासक के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, या किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए। चूंकि पहली बार के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अब उनके लिए तमाम चीजों को व्यवस्थित करना अपने आप में एक चुनौती, और पहले से चली आ रही अफसरशाही को हिलाना और उसे व्यवस्थित करना ये अपने आप में एक बड़ा टास्क था। लेकिन सख्ती दिखाने में भी पीछे नहीं हटे मोहन यादव। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। ऐसे समझ लीजिए इसे कि 1 साल जिसमें लोकसभा चुनाव भी थे, आचार संहिता भी लगी हुई थी, मध्य मार्च से जून तक आचार संहिता की वजह से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता था। कोई ऐसा फैसला लेने से मेरा मतलब है ट्रांसफर। 1 साल के कार्यकाल में जिसमें लगभग 2 से ढाई महीने का 3 महीने का लीन पीरियड मिला, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। और ये इसीलिए क्योंकि व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कड़े फैसले लेते रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी चर्चा न केवल एमपी में बल्कि देश में भी खूब हुई। कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2023 में दिसंबर में गुना में एक बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम मोहन ने गुना के कलेक्टर तरुण राठी, एसपी विजय खत्री को हटा दिया और परिवहन आयुक्त संजय झा भी जिम्मेदारी से हटा दिए गए। इसी तरह शाजापुर में भी तत्कालीन कलेक्टर किशोर कन्याल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो औकात जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। तुरंत कार्रवाई हुई और कलेक्टर साहब को भी रवाना कर दिया गया। देवास में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। फसल को लेकर किसान और तहसीलदार आमने सामने आ गए। तहसीलदार ने किसान को कह दिया कि चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं, और बड़ी बड़ी बातें मारने लगे। इसके बाद सीएम मोहन ने यहां भी एक्शन लिया। सिंगरौली के चितरंगी में महिला से जूते के फीते बंधवाने वाले एसडीएम साहब को भी सीएम ने हटा दिया। सागर के शाहगढ़ में हुए दीवार गिरने के हादसे के बाद यहां के कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिरी थी और उन्हें भी रवाना कर दिया गया था। राजनीतिक जानकारों का भी यह मानना है कि सीएम मोहन ने एक सख्त प्रशासक की छवि अपनाई थी, जिसमें उन्होंने एक तरह से यह तय किया कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की जनता के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी जनता के प्रति है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सबसे ज्यादा फोकस जनता के लिए ही करना जरूरी है। सीएम मोहन यादव ने न केवल सरकार चलाने में खुद को सफल साबित किया, बल्कि वो राजनीतिक मोर्चे पर भी सबसे सफल रहे। मैं दोहरा इसलिए रहा हूं इस बात को क्योंकि ये दिखाई दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2023 में सरकार बनने के बाद सीएम मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर उन्होंने 100% सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया। ये बीजेपी के लिए और खास तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए दशकों से एक बड़ा टास्क हुआ करता था कि लोकसभा चुनाव में 29 सीटों को पूरी तरह से हासिल करना दूर की कौड़ी नजर आता था। 28 तक पहुंचने के बाद भी 29वीं सीट यानी छिंदवाड़ा हर बार बीजेपी के हाथ से फिसल जाती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली 2024 में। यहां तक कि देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी, जी हां, कमलनाथ का गढ़, जहां पर कांग्रेस तब से जीतती चली आ रही है जब से उसके जीतने की उम्मीद भी नहीं हुआ करती थी। यहां पर कांग्रेस तब भी जीती जब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में था प्रदेश। उसके बाद भी ये सीट कभी नहीं जीत पाई। बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर ढेर हो गए, बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर ये काम नहीं कर पाए। तमाम नेताओं ने रैलियां की, तमाम नेताओं ने सभाएं की, लेकिन छिंदवाड़ा हर बार रह जाए। मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 26 साल बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला
ढहा दिया। ऐसे में सीएम मोहन यादव की कार्यकुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मानते हैं। हालांकि सरकार को अभी 1 साल पूरा हुआ है, फिलहाल उनके सामने कई चुनौतियां हैं, तो अवसर भी हैं जिसमें सरकार कैसे चलती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल तो हमने आपको बताया कि कैसे राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और जनता के प्रति किए जाने वाले कामों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का 1 साल सफल तो रहा। आने वाली चुनौतियों से वो अब कैसे निपटते हैं, कैसे उन्हें सुलझाते हैं और जनता के लिए और क्या-क्या काम उनके मन में हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।